रामेश्वर जी अपनी नौकरी से रिटायर बुजुर्ग थे। उनकी पत्नी उर्मिला जी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। दोनों दंपत्ति ने अपने समय में खूब मेहनत की थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा दिलाई ताकि वह जीवन में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। उनके बेटे विशाल की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वह नौकरी से अच्छा खासा कमा लेता था। विशाल की शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। उर्मिला जी चाहती थी उन्हें ऐसी बहू मिले जो उनका मान सम्मान और उनके घर में बेटी बनकर रहेगी, क्योंकि उर्मिला जी की कोई बेटी नहीं थी। उन्हें अपने जीवन में बेटी की कमी बहुत खलती थी। उन्होंने अपनी बहू के लिए ना जाने क्या क्या सपने संजोए थे कि यह करेगी वह करेगी, हर अरमान पूरे करेगी। लेकिन उनके बेटे विशाल को अपनी ही कंपनी में काम करने वाली लड़की संजना पसंद आ गई। उसने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा, मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। विशाल ने अपनी माँ और बाबूजी को उस लड़की से मिलवाया। लड़की दिखने में सुंदर, गोरी, पढ़ी लिखी और बोलती तो ऐसा लगता कि जैसे कानों में मिश्री घोल रही हो। विशाल के माता पिता ने उसे देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में धूमधाम से बेटे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई। उर्मिला जी बहू को पलकों पर बिठाकर रखती थी। बहू भी सास को माँ के रूप में देखती थी और खूब मान सम्मान करती थी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। बहू सुबह 8 बजे सोकर उठती। तब तक उर्मिला जी घर के आधे से ज़्यादा काम निपटा दिया करती थी, जैसे सब्जी काटना, आटा लगाना, कपड़े धोने के लिए मशीन लगाना। सिर्फ रोटियां सेकनी रह जाती थी। धीरे धीरे उर्मिला जी की उम्र ढलती जा रही थी। उनके भी कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा था। रामेश्वर जी भी अब अपनी हालत से मजबूर थे। उन्हें बस पेंशन मिलती थी, लेकिन वह अपनी पेंशन को अपने बेटे को ही दे देते थे ताकि घर खर्च में उपयोग कर सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उनकी बहू प्रेग्नेंट हुई तो घर में खुशियों का माहौल आ गया। उर्मिला जी और उनके पति तो यह बात सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। कुछ महीनों बाद बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते को पाकर उर्मिला जी और रामेश्वर जी गदगद हो उठे। उनकी जिंदगी को मानो पंख लग गए हो। दोनों दंपत्ति अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते, उसके साथ खेलते हंसते रहते। लेकिन एक दिन रामेश्वर जी अपने पोते को गोद में लेकर खिला रहे थे। अचानक से उन्हें जोर जोर से खांसी होने लगती है। यह देखकर संजना अपने ससुर की गोद से बेटे को छीनते हुए बोली, पिताजी, जब तक आपकी खांसी सही नहीं हो जाती आप मुन्ने को हाथ मत लगाना। बहू की यह बात उर्मिला और रामेश्वर जी को बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने बहू को कुछ नहीं कहा। संजना जो पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, बेटा होने के बाद उसने वह सब काम भी करने छोड़ दिए। बस अपने बेटे को गोद में लेकर बहाना बनाकर बैठी रहती। उर्मिला जी अब घर का काम करते करते थक जाती थी। अब उनके शरीर में वह पहले वाली ताकत नहीं रही, इसलिए उनसे काम नहीं होता था। इस बात से संजना अपने सास ससुर से जलने लगी थी। वह बात बात पर उन्हें ताना देने लगी। अगर कभी रामेश्वर जी बहू से किसी चीज़ की फरमाइश कर दे तो संजना उन्हें 4 बातें सुना देती, और अगर उर्मिला जी पति की पसंद का कुछ अच्छा सा बनाने को चले तो संजना उन्हें भी टोक देती। एक दिन जब उर्मिला जी मार्केट गई और वहाँ से अपने पति के लिए 2 जोड़ी कुर्ता पाजामा खरीद कर ले आई तो संजना उन पर भड़कने लगी। माँ जी, आपके हाथ में पैसे क्या आ जाते हैं, आप तो उन्हें हवा में उड़ाने लगती हैं। क्या ज़रूरत थी पिताजी के लिए नए कपड़े लाने की? आपके बेटे के कई जोड़ी पुराने कपड़े ऐसे ही रखे हैं जिन्हें वो पहनते नहीं हैं, और वैसे भी पिताजी कौन सा अब ऑफिस में बैठते हैं जो नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई। आपको पता है मेरे पति कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, ऑफिस में इतना फिजूल खर्च करने की क्या ज़रूरत है। संजना अपनी सास को लगातार खरी खोटी सुनाती जा रही थी। उर्मिला जी बोली, पहली बात तो बहू, मेरे सामने आवाज़ नीची करके बात करो। तुम मेरी सास नहीं हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम नहीं बताओगी मुझे कि मुझे क्या खर्च करना है और क्या नहीं। और रही बात मेहनत से पैसे कमाने की, तो मेरे पति ने हमेशा कमाकर खिलाया है, निठल्लों की तरह बैठकर उड़ाया नहीं। और आज भी उनकी पेंशन आती है जो तुम्हारे घर खर्चे में इस्तेमाल होती है। हमसे ज़्यादा पैसे तो तुम पानी की तरह बहाती हो। कभी घर में किट्टी पार्टी,
करती हो तो कभी मूवी देखने जाती हो, क्या उन सब में पैसे खर्च नहीं होते? बहू, तुम्हें सिर्फ मेरे और मेरे पति का खर्चा नज़र आता है। हाँ, मुझे आप दोनों का खर्चा नज़र आता है। आज नए कपड़े लाई हो, पिताजी को नए नए फल खिलाती हो, बाजार से लाकर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी तो लगी ही रहेगी। और रही बात आपकी पेंशन की, तो आप अपनी पेंशन की धौंस हमें मत दिखाइए। आपके इस घर में रहने, खाने व आपकी दवाइयों का खर्चा मुफ्त में नहीं होता, पैसे खर्च होते हैं उसमें भी। आगे से बाजार से कुछ भी सामान लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो। संजना अपनी सास को आंखें दिखाते हुए बोली। बहू की कलेजे को चीर देने वाली बातें सुनकर उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। रामेश्वर जी के कपड़े ज़्यादा घिस गए थे, जिस वजह से उर्मिला जी उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े और उनके खाने के लिए कुछ फल भी ले आई थी। आजकल उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी। उनका खाना खाने को मन नहीं करता था, इसलिए उर्मिला जी जब कभी भी बाजार में सब्जी लेने जाती तो उनके लिए बाजार से फल जरूर लेकर आती थी। इस बात पर भी बहू उर्मिला जी को 4 बातें सुनाती थी। जब से रामेश्वर जी रिटायर हुए थे, बेटा और बहू उर्मिला जी और रामेश्वर जी को हर बात में टोकने लगे थे। यहाँ तक कि घर की ज़रूरत की चीज़ें जैसे सब्जी और फलों के पैसों का हिसाब रखने लगे थे। बहू उर्मिला जी को सिर्फ बाजार से सब्जी लाने के लिए पैसे देती थी, उसका भी आते ही हिसाब ले लेती। कई बार पहले उर्मिला जी ने अपने बेटे से रामेश्वर जी के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े बनवाने के लिए कहा था, लेकिन बेटा उर्मिला जी की बात को अनसुना करते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। अपनी पेंशन होते हुए भी रामेश्वर जी और उर्मिला जी को एक एक पैसे के लिए बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। उर्मिला जी को अभी थोड़े समय पहले की बात याद आ गई, जब रामेश्वर जी का बड़ा मन था कि वे और उनकी पत्नी 4 धाम यात्रा में जा रहे लोगों के साथ 4 धाम यात्रा करने जाए। रामेश्वर जी के सारे वृद्ध मित्र अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। जब घर जाकर रामेश्वर जी ने विशाल से अपने उर्मिला जी की 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए पैसे मांगे तो विशाल बोला, क्या बाबूजी, बुढ़ापे में आपको खर्चा करवाने के सिवा कुछ काम नहीं है क्या? इस उम्र में हड्डियां आपकी जवाब दे रही है और आप 4 धाम यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी मेरे पास इस फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। चुपचाप घर में ही बैठकर राम नाम की माला जपो। बुढ़ापे में तुम लोगों के ऊपर पैसे लुटाकर मुझे अपने बीवी बच्चों को सड़क पर भीख मांगने के लिए नहीं बैठाना। इस घर में लिमिट से खर्चा होगा। बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दोनों दंपत्ति उसके चेहरे को देखते रह गए थे। रामेश्वर जी और उर्मिला जी ने अपनी पूरी जवानी बेटे को पढ़ाने लिखाने और जिम्मेदारियां निभाने में गुजार दी थी। इसलिए रामेश्वर जी ने सोचा, अब रिटायर हो गया हूं और साथ में सारे दोस्त भी हैं, तो 4 धाम यात्रा करना भी आसान रहेगा। मगर बेटे बहू की ऐसी बात से वो दुखी हो गए और मन ही मन घुटने लगे थे। उर्मिला, यह वही बेटा है जिसकी ख्वाहिश पूरी करने में हमने अपनी पूरी उम्र बिता दी, जिसके लिए सारी ज़िंदगी कमाया, जिसके पीछे सब कुछ लुटाया। आज वही बेटा मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाया। मैं तो सिर्फ तुम्हें लेकर 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन बेटे ने तो ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कलेजा बाहर आ गया। एक समय था जब हम आत्मसम्मान से जीते थे, मगर आज बेटे बहू के राज में सम्मान ही नहीं रहा हमारा। उर्मिला जी बोली, आप फिक्र मत कीजिए, और अगर आप इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। क्या मैं आपके बिना जी पाऊंगी? इस तरह आप घर में बैठे रहोगे और बेटे बहू के बारे में सोचते रहोगे तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। रामेश्वर जी और उर्मिला जी रोज़ सुबह शाम बाहर टहलने जाने लगे, अपने पोते के साथ खेलते। उर्मिला जी उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखने लगी और रामेश्वर जी की तबीयत में अब काफ़ी सुधार आ गया था। एक दिन संजना किटी पार्टी से घर लौटी तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। किचन में जाकर देखा तो खाने की भी कोई तैयारी नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब विशाल ऑफिस से घर आया तो बोली, विशाल, तुम्हारे माँ पिताजी के कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। पूरे घर में गंदगी हो रही है, खाने की भी कोई तैयारी नहीं है, और तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के साथ बाहर वॉक करने गई है। उन्हें तो बहाना मिल जाता है काम ना करने का। संजना, तुम अपना गुस्सा शांत करो, आज आने दो माँ को घर।
विशाल पत्नी को समझाते हुए बोला। उधर रामेश्वर जी और उर्मिला जी भी टहलकर बाहर से आ चुके थे। उन्हें देखकर विशाल गुस्से में बोला, माँ, यह क्या तरीका है आपका? आपको पता था संजना अपनी किटी पार्टी में गई हुई है, फिर भी आप सारा काम छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल गई। अगर आपको बाहर टहलने जाना था तो खाना बनाकर जाती। अब खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? संजना बहुत थक गई है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दीजिए। उर्मिला जी बोली, बेटा, जिसे खाना खाना है वह खुद बनाए। अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपनी पत्नी से कहो, वह बनाकर खिलाएगी, क्योंकि हम लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं। इतना सुनकर संजना अपने सास ससुर पर भड़कने लगी। क्यों? बाहर से क्यों खाकर आए हो? और इतने पैसे कहाँ से आए आप पर? उर्मिला जी बोली, क्यों, हमें भी तुम्हारी तरह बाहर खाने की इच्छा होती है। इच्छाएं तो सभी के मन में होती है। बूढ़े हो जाने का मतलब यह तो नहीं होता कि हम लोगों की उम्र नहीं है। हाँ, यह बात और है कि तुम दोनों ने हम दोनों बूढ़ों को किनारे कर दिया है। देखा विशाल, तुम्हारी माँ के तेवर, कितनी जुबान निकल रही है। पूछो तो जरा, बाहर खाने के लिए पैसे कहाँ से आए इन पर? संजना अपने सास ससुर की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली। रामेश्वर जी बोले, बहू, ये आंखें हमें मत दिखाओ। तुम हमारे घर में रहती हो, हम तुम्हारे घर में नहीं रहते। और रही खाने की बात, तो खाने में अपने पैसे खर्च किए हैं हमने। अब की बार की पेंशन मैंने खुद अपने पास रखी है और आगे भी अपने ही पास रखूँगा, क्योंकि अब हम अपना खर्चा स्वयं करेंगे। अब हम दोनों पति पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुम दोनों जितना जल्दी हो सको अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो, क्योंकि हमने इस मकान को अच्छी कीमत में बेच दिया है और अपने लिए एक छोटा सा मकान भी ढूंढ लिया है, क्योंकि हमें इतने बड़े मकान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों पति पत्नी का गुजारा छोटे से मकान में भी हो जाएगा। अब हम तुम्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम दोनों के बुढ़ापे के लिए मेरी पेंशन और मेरे रिटायरमेंट के पैसे ही बहुत है। रिटायरमेंट पर जो पैसे मुझे मिले थे वह बैंक में जमा हैं। वह पैसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ वक्त रहते तुम दोनों ने अपना असली रूप दिखा दिया। रामेश्वर जी की बात सुनकर बेटा बहू चौंक गए। पिताजी, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप घर बेच दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अपनी एक नौकरी में क्या क्या करूँगा? मकान का किराया दूंगा या घर के खर्चे उठाऊंगा? बेटा, हम नहीं जानते कि तुम अपना और अपनी पत्नी का खर्चा कैसे उठाओगे। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम अपने आगे की ज़िंदगी आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। हमारे ही घर में रहकर हमारी ही पेंशन खर्च करके तुम हमारे ही खर्चों को गिनाते थे। संजना बोली, पिताजी, हम आपके इकलौते बेटा बहू हैं। बुढ़ापे में बेटे की ज़रूरत तो सबको होती है। आप अपना आने वाला बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। उर्मिला जी बोली, बहू, हम अपना बुढ़ापा खराब नहीं कर रहे, बल्कि अपना बुढ़ापा संवार रहे हैं। ना हम तुम पर निर्भर हैं, ना तुम्हारे पति पर। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो और जल्द से जल्द इस मकान को खाली करो। कहकर उर्मिला जी पति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई और बेटा बहू वहीं खड़े हैरानी से उनकी तरफ देखते रह गए। कुछ दिन बाद रामेश्वर जी पत्नी के साथ अपने नए मकान में चले गए और बेटा बहू किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। अब संजना के किटी पार्टी और मूवी देखने जैसे सभी शौक ढीले हो गए थे, क्योंकि अब बाहर रहकर कमरे का किराया और घर खर्च उठा ले वही बहुत है। कुछ ही दिनों में बेटे और बहू को दिन में चांद तारे नजर आने लगे। उधर रामेश्वर जी और उनकी पत्नी अब अपने घर में अपने हिसाब से रहने लगे। अब ना तो उन्हें हर छोटी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था और ना ही उन्हें अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता था। उन्हें कहीं आने जाने के लिए भी किसी की रोक टोक नहीं थी। रामेश्वर जी की पेंशन से ही उनकी सारी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाती थी। आज दोनों दंपत्ति आपस में हंसी खुशी अपना बुढ़ापा आराम से काट रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रामेश्वर जी और उर्मिला जी का फैसला आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।